गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, हमने जो आपका 27 नंबर चैप्टर है उसमें ह्यूमन ईयर की बात कर रहे थे। मानवकरण की जो है हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने जो है संरचना जो है कान की बना रखी है। हम इसको समझेंगे। जो भी हमने अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के अंदर पढ़ा है उसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल ईजी है, आपको सिर्फ तीनों भागों के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था, मैंने पूरा डायग्राम, कम समय लगे इसलिए मैंने पहले से तैयार इसको कर रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने मानवकरण की तीन जो है भाग होते हैं। एक तो एक्सटर्नल, एक होता है मिडल एंड एक कौन सा होता है लास्ट, इंटरनल। 3 ईयर की हमने बात की थी। हम तीनों इस डायग्राम के अंदर देखेंगे। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको ये जो आपको मैं जो अंडरलाइन अभी कर रहा हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से जो मैंने संरचना बना रखी है। ये भाग जो होता है ये बाह्यकरण में आता है। जो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने संरचना है ये यहाँ पे बनाई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल ईयर के अंदर 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो मैंने आपको क्या बताया था, कर्ण पिन्ना, और एक मैंने बताया था आपको कर्ण कुहर या जो गुहा होती है। तो ये जो भाग होता है जिसपे चश्मा जो है वो टिकी हुई रहती है, जिसका कार्य, जिसका मैंने आपको नाम बताया था कर्ण पल्लव या कर्ण पिन्ना, या इसको ओरिकल बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है, ओरिकल बोला जाता है। कार्य मैंने इसका आपको बताया था, ये क्या करता है, ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है और उनको एकत्रित करके आगे कर्ण कुहर में भेजता है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेकर ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोला जाता है, कर्णनाल या कर्ण कुहर बोल सकते हो। कर्णनाल या क्या बोल सकते हो, कर्ण कुहर बोल सकते हो, जिसमें वो तरंगों को आगे भेज देता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये भाग है, इतना भाग, इसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल ईयर बोला जाता है। ठीक है, इतने भाग को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल ईयर बोला जाता है। इसके बाद में हम प्रवेश करते हैं मध्यकरण के अंदर। मध्यकरण के अंदर मैंने आपको बताया था एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, टिम्पेनिक झिल्ली कहा जाता है, या टिम्पेनिक कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिम्पेनिक कला। और इसमें उपस्थित गुहा को, इसमें उपस्थित ये जो गुहा उपस्थित है, जो मैंने बैंगनी रंग की बना रखी है, इस गुहा को क्या बोला जाता है, टिम्पेनिक गुहा बोला जाता है। आप थ्योरी के अंदर जाना, जैसा आपके नोट्स के अंदर भेजा है और आपको मैंने बताया था पीछे वाले वीडियो में, तो उसको क्या बोला जाता है, टिम्पेनिक गुहा जो है वो बोला जाता है। इसके अंदर हमने बात की थी कि इसके अंदर अस्थिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, अस्थिकाएं। इसके अलावा एक नाल भी पाई जाती है जिसे यूस्टेचियन नलिका कहा जाता है मध्यकरण के अंदर। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो नाल इस प्रकार से यहाँ से ये जो नाल आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या बोला जाता है, यूस्टेचियन नलिका जो है वो बोला जाता है। मध्यकरण के अंदर हमने 3 अस्थिकाओं की बात की थी, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिज। मेलियस, इनकस और स्टेपिज। सबसे पहले मेलियस जो है वो ये जो आपको दिखाई, मेलियस, इसके साथ में इनकस। ठीक है, इसके बाद में ये जो सबसे छोटी, हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, स्टेपिज। ये इस प्रकार से लगी हुई होती है, किसके अंदर, मध्यकरण के अंदर। तो इस टिम्पेनिक कला से लेकर और इस स्टेपिज या जो यूस्टेचियन नाल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे कौन सा ईयर होता है, मिडल ईयर होता है। यहाँ पे कौन सा होता है, मिडल ईयर जो है वो होता है। इसके बाद में लास्ट जो था हमारा इंटरनल ईयर की बात करते हैं। तो इंटरनल ईयर के अंदर मैंने आपको 2 भाग बताए थे। तो एक तो कर्णावरंत और एक परगाण। एक तो कर्णावरंत जिसे इंग्लिश में कोकिलिया, और दूसरा परगाण या वेस्टिब्यूल उसको जिसको बोला जाता है। कर्णावरंत मैंने आपको बताया था ये कुंडलित होता है, शंख में जिस प्रकार से होते हैं, ढाई कुंडलन इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसे कोकिलिया या फिर क्या बोला जाता है, कर्णावरंत जो है वो बोला जाता है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं। दूसरा भाग इसका परगाण होता है। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस भाग को परगाण बोला जाता है। इसे निकलने वाली तंत्रिकाओं को परगाण तंत्रिकाएं कहा जाता है, और कोकिलिया से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या बोला जाता है, कर्णावरंत तंत्रिकाएं जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये जो थी आपके, ये जो लास्ट वाला भाग है,
तो बच्चों ये कौन सा भाग हो गया, ये हो गया इंटरनल ईयर। ठीक है, ये लास्ट वाला जो है इतना भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा होगा, इंटरनल ईयर। तो प्यारे बच्चों ये आपके होगी स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। अब कान से संबंधित रोगों की और इस सुनने की प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार से यहां बाहर से ध्वनि जो है ध्वनि तरंगे आएंगी, उनको ये कर्ण पल्लव इकट्ठा करेगा, उसके बाद में ये अंदर जाएंगी, इसके बाद में किस प्रकार की क्रिया। देखिए हम बात करेंगे सुनने की क्रिया विधि, सुनने की क्रिया विधि बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ इस डायग्राम को याद रखना है जो अभी हमने इसकी संरचना पढ़ी। सबसे पहले क्या होगा, जो बाह्य कर्ण होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आवाज दी, आप उसको सुन रहे हो, तो क्या होता है जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो बाहर से आएंगी और इसके अंदर प्रवेश करेंगी, ये उन सब को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद यह एकत्रित करेगा और उनको आगे कर्ण कुहर में पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा, कर्ण कुहर, ये जो भाग है इसमें पहुंचा देगा। ये कर्ण कुहर में पहुंचने के बाद आगे जाकर ये जो पर्दा होता है, कान का पर्दा जिसे बोला जाता है, झिल्ली जो होती है, उसके जाके टकराएंगे। उसके टकराने पर क्या होगा, यहाँ पे कंपन होगा। यहाँ पे क्या होगा, कंपन होगा। कंपन होने के बाद में क्या होगा, ये कंपन जो है आगे, ये कौन सी संरचना बताई थी मैंने आपको, मेलियस। मेलियस में जाएंगे। मेलियस के बाद में ये कंपन इनकस से होते हुए स्टेपिज में पहुंचेंगे। स्टेपिज के बाद में जो इन्फेंट्रा ओवेलिस भाग था उससे होते हुए ये किस में पहुंच जाएंगे, अंतःकरण में पहुंच जाएंगे। ये जो भाग है ये मध्यकरण का हो गया। कंपन जो है मध्यकरण में प्रवेश करते हुए इन अस्थिकाओं से, मेलियस, इनकस, स्टेपिज से होते हुए किस में पहुंच जाएंगे, अंतःकरण, इंटरनल ईयर के अंदर पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचने के बाद ये कंपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जो कोकिलिया है, कर्णावरंत है, इसमें उपस्थित जो तरल होता है उसको गति प्रदान करते हैं। उस तरल को क्या प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। और इस गति प्रदान करने से जो मैंने आपको बताया था स्वेंदी कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, कार्टी अंग। कार्टी अंग, इस तरल की गति को या कोकिलिया के अंदर जो कार्टी अंग है उनके द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद में कर्णावरंत तंत्रिकाओं द्वारा, किसके द्वारा, कर्णावरंत एवं प्रगान तंत्रिकाओं द्वारा क्या किया जाता है, इन कंपन को क्या भेज दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है। आगे ये जो है ब्रेन तक चले जाते हैं। उसके बाद में ब्रेन हमारा काम करता है और हमें ये पता चलता है कि हम क्या सुन पा रहे हैं, या हमें कोई व्यक्ति या फिर हमें किस प्रकार की आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। बाह्य कर्ण, ध्वनि तरंगे इसके अंदर आई, कर्ण कुहर में गई, मध्य कर्ण के अंदर मेलियस, इनकस और स्टेपिस से होती हुई अंतःकरण में पहुंची। वहाँ कोकिलिया में उपस्थित ये कंपन जो है पर्दे पे आने के बाद यहाँ से जाएंगी। कोकिलिया के अंदर तरल है उसको गति प्रदान करते हैं, जो गति है वो कार्टी अंग द्वारा पकड़ लिए जाती है। बाद में इनको प्रगाण तंत्रिकाओं और कर्णावंत तंत्रिकाओं द्वारा आगे पहुंचा दिया जाता है, जिससे ये किसमें प्रवेश कर जाती हैं, मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती हैं। तो प्यारे बच्चों ये सुनने की क्रिया विधि होती है, बिल्कुल सिंपल सी है। अब हम बात करते हैं कान से संबंधित रोगों की, कि कान से संबंधित जब रोगों की बात करते हैं तो आपने भी कभी अनुभव किया होगा, कान से संबंधित रोग जो है लगभग ऐसा कि सामान्य हो जाते हैं। संक्रमण के कारण भी होते हैं, कुछ इंटरनल, मिडल एंड इंटरनल और जो मिडल हैं उनके अंदर कुछ जो भाग होते हैं उनकी कार्य में असमानताएं आने पर भी ये रोग हो जाते हैं। हम कुछ रोगों की बात करते हैं। 3 रोग आपके मुख्य दिए हुए हैं, तीनों रोग जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला जो रोग है वो है लेम्ब्रिनथाइसिस। कौन सा है, लेम्ब्रिनथाइसिस। इस रोग की बात करते हैं तो ये विषाणु के संक्रमण द्वारा होता है। किसके इन्फेक्शन द्वारा होता है, वायरस के इन्फेक्शन द्वारा ये होता है। मुख्य बात इसकी ये प्रभावित किस कर्ण को करता है, मिडल कर्ण को। किसको करता है, मध्य कर्ण जो होता है उसको ये प्रभावित करता है। किसको, मध्य कर्ण को ये प्रभावित जो है वो करता है। इसमें होता क्या है, जो इंटरनल जो कार्टी अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं, कार्टी अंग जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई बार क्या है, ये खसरा, इन्फ्लुएंजा आदि के कारण भी यह अन्य रोग हैं जिनकी बात हम
लास्ट यूनिट के अंदर करेंगे। खसरा, इन्फ्लुएंजा, इनके कारण भी ये क्या है हो सकता है, ये भी इनका कारण जो है वो हो सकता है। इसके अंदर होगा स्थायी बहरापन आ जाता है, व्यक्ति जो है वो बहरा हो जाता है, अर्थात उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। इस रोग को क्या बोला जाता है, लेम्ब्रिन्थाइसिस रोग जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में हम मेनियर्स रोग की बात करते हैं। 2 नंबर रोग जो है मेनियर्स रोग, ये प्रश्न आया हुआ है कई बार। मेनियर्स रोग की बात करते हैं तो एम्पुला एवं कोकिला की जो स्वेंदी कोशिकाएं होती हैं, सेंसरी सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कोकिला अर्थात कर्णावरण और एम्पुला जो भाग होता है उसकी स्वेंदी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होगा, अधिक देर तक चक्कर आते रहते हैं, ठीक है, और कान में घंटी बजने जैसी आवाज़ लगातार सुनाई देती है। कान के अंदर ऐसा महसूस होता है कि घंटी बज रही है, ठीक है। इसके अलावा कई बार व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अर्थात बहरापन आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्थायी बहरापन आ जाता है, बिल्कुल भी सुनाई उसको नहीं देता है। स्थायी परमानेंट बहरापन मतलब उसके बाद उसको सुनाई नहीं देता है। इसके बाद बात करते हैं 3 नंबर रोग जो है कर्णशोथ रोग की। कर्णशोथ रोग में बाह्य कर्णशोथ और मध्य कर्णशोथ, ठीक है, बाह्य कर्णशोथ और मध्य कर्णशोथ ये जो है जीवाणु, कवक आदि के द्वारा फैल सकते हैं। इसके अलावा एलर्जी के द्वारा भी ये हो सकते हैं। इनके अंदर, शोथ के अंदर क्या होगा, कान का बहना, कान से जो है तरल, मैंने आपको बताया था जो पेरीलिम्फ एंडोलिम्फ जो है वो पाया जाता है, तो उसका क्या है, बाहर आना, कान का बहना उसे बोलते हैं। कान से ऋषि या फिर जो पदार्थ है कान के अंदर तरल पदार्थ उसका बाहर आ जाना, सामान्य भाषा में ऋषि जिसे हम बोलते हैं। कान में दर्द होना, ठीक है, कान की जो झिल्ली होती है, टिम्पेनिक कला जो होती है उसका फटना। इसके अलावा उसमें क्या हो जाना, छिद्र हो जाना, क्या हो जाना, छिद्र हो जाना पर्दे के अंदर। तो ये कुछ रोग जो हैं वो इससे संबंधित हैं। अब अगर हम बात करें, कई बार हम कान की सफाई करते हैं, कान की सफाई है ज़रूरी, लेकिन सावधानी पूर्वक हम कान की सफाई जो है वो कर सकते हैं। पर्दे के अगर जो हम काम में लेते हैं साफ करने के लिए, वो अगर उसमें अगर उसको संपर्क करता है तो फिर क्या है, नुकसान हो सकता है। इसलिए कानों की सफाई जो है वो हमें करनी चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक जो है वो करनी चाहिए। तो ये कान से संबंधित 3 प्रकार के रोग थे कि हमने क्या बात की कि कान की हमने ये बात कर ली थी कि वो सुनने के काम आता है। दूसरा मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये शरीर का संतुलन बनाने का कार्य भी करता है। क्या कार्य करता है, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य भी करता है। मैंने आपको बता दिया कि कान सुनने के काम आता है, उसकी क्रियाविधि हमने पढ़ ली। दूसरा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कान के 2 कार्य होते हैं, 2 स्वेंदी कार्य जो है वो करता है। एक दूसरा कौन सा है कि शरीर का संतुलन बनाने का, जो इम्पोर्टेंट है। तो हम देह संतुलन या शरीर के संतुलन का बोध जो है, या स्थैतिक संतुलन जो गुरुत्व के कारण होता है, उसकी बात हम करते हैं। होता क्या है, शरीर जब ऊर्ध्व या झुकने की स्थिति में होता है, जब शरीर झुकने की स्थिति में होता है तब होता क्या है, हमने जो अर्ध वर्ताकार नाली पढ़ी थी, और अर्ध वर्ताकार नालों के अंदर इंटरनल ईयर के अंदर मैंने आपको बताया था तरल जो है वो भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, तरल भरा हुआ रहता है। ये अर्धवर्ताकार नाल जैसे ही शरीर ऊर्ध्व या झुकने की स्थिति में होता है तब क्या करता है, तरल जो है वो गति करने लगता है। तरल गति करेगा तो उस तरल की गति को स्वेंदी पक्षमाभों द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। स्वेंदी पक्षमाभों द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। और बाद में इन को कौन ग्रहण कर लेते हैं, स्वर्ण तंत्रिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। स्वर्ण तंत्रिकाओं से आगे ये ब्रेन या मस्तिष्क के अंदर भेज दिए जाते हैं, जिससे जो है शरीर का कंट्रोल हो जाता है। कब है, जब झुकने और ऊर्ध्व स्थिति के अंदर जब होते हैं। तो इस प्रकार से अर्धवर्ताकार नालों में उपस्थित तरल गति करता है, स्वेंदी पक्षमाभ उनको ग्रहण करते हैं, स्वर्ण तंत्रिकाएं तक आते हैं और बाद में इनको क्या है, मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। दूसरा है, गति करते समय संतुलन किस प्रकार से होता है। देखिए, गति का बोध जो है वो कान में उपस्थित दृति, जिसे हमने क्या बोला था, यूट्रिकुलस और गोणिका, जिसे हमने इंग्लिश में बोला था सेक्युलस, ठीक है, इनके द्वारा गति का बोध जो है वो होता है। कान के अंदर उपस्थित इन 2 दृति एंड गोणिका द्वारा जो है गति का बोध जो है वो होता है। होता किस प्रकार से है, जब शरीर गति कर रहा होता है
उस समय क्या होता है, गति के समय जो एंडोलिम्फ है या जो कौन सा है, अंतःलसिका जो होता है, उसमें उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रश्न याद रखना। तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो बारीक बारीक कण होते हैं वो स्वेंदी जो रोम है, जो स्वेंदी कोशिकाओं के ऊपर स्थित होते हैं, उनको दबाने लगते हैं। उनको दबाने के बाद में जिससे जो आवेग होते हैं वो स्राव जो है तंत्रिका तक पहुंच जाते हैं और बाद में उनको मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के कणों द्वारा स्वेंदी रोगों को दबाने से आवेग जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जिससे गति करते समय शरीर है वो संतुलित अवस्था में रहता है। ये हमने 2 स्वेंदी अंगों की बात कर ली, कान और आँख की। अब हमारे 3 और रह गए, कौन कौन से, एक तो नाक, एक जीभ और एक त्वचा। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है। देख पहला पढ़ लेते हैं जीवा, जो 3 नंबर और 4 नंबर नाक और 5 नंबर त्वचा। उसके बाद में लास्ट में इम्पोर्टेंट बात, बाद में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 2 स्वेंदी अंग आई एंड ईयर जो थे इम्पोर्टेंट थे आपके, जिनका आपके विस्तार से जो है हमने वर्णन किया, एक्सप्लेन उनका विस्तार से की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जिनकी महत्वपूर्ण ये भी हैं, ये मत सोचना इनका वर्णन नहीं दे रखा तो ये परीक्षा में नहीं आ सकते। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इन 5-6 लाइनों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जीवा जो होती है वो स्वाद का बोध करवाती है, सभी को पता है, जीभ होगी तो हमें स्वाद का पता चलेगा। ठीक है, नाक जो है हमें गंध, स्मेल कैसी आ रही है उसका पता हमें नाक द्वारा पता चलेगा, ये भी बच्चा जानता है। ठीक है, हम सूंघ कर पता लगाते हैं कि कैसी खुशबू है या गंध जो भी है, दुर्गंध है, सुगंध है, उसका हम पता लगाते हैं। ये जीवा और नाक जो स्वाद और गंध का बोध कराते हैं, ये रासायनिक स्वेद होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक स्वेद होते हैं और ये रासायनिक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किसकी प्रकृति पर? रासायनिक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर ये करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जीभ है, स्वाद का पता कैसे चलेगा? जीभ जो होती है, जीभ आपके ज़्यादा इसके बारे में नहीं दे रखा कि जीभ की भी संरचना होती है, इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ा जाता है। इसके ऊपर क्या है, इस प्रकार से स्वेदी कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? आप देख सकते हो आईने के अंदर, इस प्रकार से स्वेदी कलिकाएं जो पाई जाती हैं, अलग अलग स्वाद का पता लगाती हैं, आगे पीछे बीच में। ठीक है, इस प्रकार से स्वेदी कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती है? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं होती हैं तो उन पे जो भी पदार्थ हम मुख के अंदर ग्रहण करते हैं तो वो स्वाद का पता हमें बताती हैं। ठीक है, नाक की बात करें कि नाक गंध को कैसे पहचानती है, तो जैसे ही हम गंध शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं नाक के अंदर, तो नाक में उपस्थित स्वेदी एपिथेलियम जो होती है वो इस गंध के बारे में बताती है कि इस प्रकार की जो स्मेल है वो आ रही है। इसके बाद में त्वचा, सभी को पता है त्वचा से हमें स्पर्श का पता चलेगा। कोई अगर हमें छूता है या हमारा पैर या हमारा शरीर का कोई भी अंग किसी को टच करता है तो हमें पता चल जाता है। इसके अलावा तापमान, ठीक है, तापमान ठंडा हो चाहे गर्म हो, इनका हमें पता चलता है। महत्वपूर्ण बातें, 3 बातें बताऊंगा महत्वपूर्ण, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो भूख का स्वेदी अंग जो होता है, भूख का हमें कैसे पता, वो है अमाशय में स्थित जो ग्राही अंग है, अमाशय की भित्ति होती है उसमें ग्राही अंग स्थित होते हैं, उनके द्वारा वो क्या होते हैं? भूख के स्वेदांग होते हैं। प्यास के स्वेदनांग, प्यास के स्वेदनांग जो घर्षणी होती है, घर्षणी हमने पढ़ी थी पाचन तंत्र में, घर्षणी में उपस्थित जो तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा उद्दीपित होती हैं। थकान, थकान की जो है स्वेदनांग है वो किसमें? मसल्स या पेशियां जो होती हैं उनमें स्थित होते हैं। तो इस प्रकार भूख, प्यास, थकान, इनको कौन सा मस्तिष्क कंट्रोल करता है? याद है कौन सा? हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हाइपोथैलेमस द्वारा इनको क्या है? नियंत्रित किया जाता है, भूख, प्यास और थकान को। इनके स्वेदी अंगों की हमने बात कर ली। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये आपका 27 नंबर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है।